बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साइमा हैप्पीनेस वाली है और मैं यहाँ स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में एज अ फैसिलिटेटर काम करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रोग्राम हैप्पीनेस विद साइमा पासी में हम रोज एक नए मेहमान के साथ आते हैं। आज के हमारे मेहमान हैं, वो रेहान स्कूल के स्टूडेंट ही हैं। और उनका नाम है अब्दुर्रहमान शेख अर्निंग वाला। तो आज हम इनसे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में पूछते हैं, इनके रेहान स्कूल की जर्नी के बारे में पूछते हैं। तो बगैर वक्त जाया किए हम इनसे इनका तारुफ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अब्दुल रहमान, थोड़ा सा आप अपने देखने वालों को अपना तारुफ करवा दें, जो आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें। जी मैम बिल्कुल। मेरा नाम अब्दुर्रहमान शेख हनीम वाला है और मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। मेरी उम्र 17 ईयर्स है और बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है वो सिंध हैदराबाद से है, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं इस्लामाबाद में रह रहा हूँ। सही। अच्छा अब्दुल रहमान, सबसे पहले तो चूंकि हम हर स्टूडेंट जितने भी हैं रेहान स्कूल के हों या फैसिलिटेटर हों, तो हम उनसे पहला सवाल यही करते हैं कि आपको रेहान स्कूल का किसने बताया। तो आपसे भी मेरा पहला सवाल यही है कि आपको रेहान स्कूल का कैसे पता चला। हाँ यस। बेसिकली मुझे अपने वालिद से पता चला था कि रेहान स्कूल के हवाले से। और मैं कैंपस भी मैंने विज़िट किया तब सबसे पहला, और इस्लामाबाद कैंपस। तो पहला दिन जब मैंने विज़िट किया खाली, तो उधर सर रेहान आए हुए थे। ले अभी जब आखिरी दफ़ा सर रेहान आए थे ना इस्लामाबाद कैंपस में, आई थिंक अगस्त का महीना था। तो मैंने उस दिन विज़िट किया था अगस्त में। हाँ, ऑलमोस्ट 5 अगस्त थी मे बी। तो जी, तो हाँ वो सेशन दे रहे थे, तो मैं भी जाके बैठा, तो बातचीत हुई सर से। अच्छा लगा, और सर के ही सजेशन पे फिर मैंने ऑनलाइन एकेडमी को ज्वाइन किया। ओके, तो आपको ऐसी उनकी बातों में क्या लगा था कि जिसकी वजह से आपने ये अपना डिसीजन लिया इतना बड़ा कि आपने रेहान स्कूल को ज्वाइन करना है। अच्छा, बातों में देखें, एक बात बहुत उनकी वो अच्छी है कि लाइक, क्योंकि हम अभी हमारे दो रूप होते हैं ना। एक कैमरे पे जो हम होते हैं वो बिल्कुल अलग होता है, जो हम बैक एंड पे हैं वो बिल्कुल अलग होता है। लेकिन सर रेहान ऐसे इंसान हैं जिनका ऑन कैमरा भी और बैक पे भी, लाइक, जो बात बोलते हैं उसको फिर वो पूरा भी करते हैं। तो ये बात जो है उनकी बहुत ही अट्रैक्टिव है, उनकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाती है। और लाइक मैंने पहले ऐसे इंसान देखे हैं जो कि दोनों तरफ सेम हैं। लाइक आप आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि इनके दो रूप हैं। और लाइक जो कैमरे पे सर बोलते हैं वही फिजिकली लोगों से बोलते हैं। तो या सही। अच्छा अब्दुल रहमान, आपको पहले से शौक था ग्राफिक का, या जब उनकी बातें सुनी और तब आप में शौक पैदा हुआ? अच्छा, बेसिकली मुझे ग्राफिक तो क्या, मुझे कंप्यूटर का शौक ही नहीं था मैट्रिक तक। मैंने मैट्रिक की, उसके बाद मुझे शौक वैसे भी नहीं था। मैंने बायो इनफैक्ट इसीलिए रखी थी ताकि मैं कंप्यूटर से बच जाऊं। ऑल्दो कंप्यूटर बहुत सा दफ़ा हमारे घर में बाबा ने ला के रखे ताकि मैं सीखूं, लेकिन बस मैं सीखता ही नहीं था। लाइक फिर एक दफ़ा हुआ ये कि पेपर देने के बाद, मैट्रिक के पिछले साल, अब बाबा ने ऐसे ही, टाइम फ्री था मेरा, क्योंकि आपको पता है मैट्रिक के बाद 3 महीने का बीच में गैप आ जाता है कॉलेज और मैट्रिक के दरमियान। तो फिर वो 3 महीने ज़ाया ना हो इसलिए उन्होंने लाइक कोर्सेज कराने के लिए मुझे कंप्यूटर एकेडमी में डाल दिया। तो उस एकेडमी में कुछ कोर्सेज किए, तो फिर उधर से इंटरेस्ट मेरा डेवलप हुआ। और जब डेवलप हुआ तो ऑल्दो मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन मैंने फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग रखी, क्योंकि मुझे इतना इसका मतलब लाइक शौक पैदा हो गया था, और अभी भी है। तो मैंने रेहान स्कूल को ज्वाइन करने से तकरीबन 1 डेढ़ माह पहले मैंने एम एस ऑफिस का पूरा कोर्स किया। उसके साथ मैंने
एडोबी फोटोशॉप का कोर्स किया, एडोबी वीडियो एडिटिंग का कोर्स किया, और डिजिटल मार्केटिंग का किया। उसके अलावा उस 1 डेढ़ माह के अंदर सारे कोर्सेज मैंने किए, और उसके अलावा एचपी वालों के कोर्सेज किए, और को, कोडिंग के कोर्सेज किए, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, ये सारे मैंने किए। और लाइक ये कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो मैंने की थी। फिर मैंने लाइक थोड़ा सा कैनवा के बारे में भी जाना। फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन करने से पहले अपने यूट्यूब चैनल बनाया, और उस पे आके मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट की। ऑल्दो मैंने 2 वीडियोस डाली, उसके बाद मैंने छोड़ दी वीडियोस डालना, क्योंकि मेरा जो बेसिक शौक था और है वो एक्टिंग के अंदर है, और मैं एक्टिंग एज अ एक्टर कैरियर को आगे लेके जाना चाह रहा हूँ। उसके लिए एक चीज अब आपको अगर मैं बताऊं कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग है। क्योंकि बेसिक मसला ये होता है ना एक्टिंग में, कि लाइक एक्टिंग ऐसी चीज़ है जो बहुत कम अरसे के लिए आपको उरूज पे लेके जाएगी और फिर नीचे ला के छोड़ देती है बहुत ऊंचाई से। तो फिर आप संभल नहीं पाते, और लाइक आपके पास एट द एंड बचता कुछ नहीं है। तो मुझे इसको एज अ शौक लेके चलना है। तो इसके लिए मुझे बैक एंड पे मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, पैसे के लाइक पैसा आ रहा हो। क्योंकि एक्टिंग में अगर मैं बाद में मुझे ये परेशानी नहीं होगी कि यार मैं अगर लाइक मेरा ख़त्म हो गया उरूज का टाइम, तो मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे ये परेशानी नहीं होगी, तो फिर मैं अच्छे तरीके से काम कर सकता हूँ एक्टिंग में। तो इसीलिए पहले मैं इस पे डिजिटल मार्केटिंग पे भी अभी काम कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं कि मैंने सीखी थी रेहान स्कूल से पहले, और फिर रेहान स्कूल में आने के बाद मैंने और सीखा। अच्छा, अ, अ, अब्दुल रहमान, आपने कहा कि आपको एक्टिंग का शौक है, तो ये आपको शौक कहाँ से पैदा हुआ और क्यों हुआ? और ये भी आप जानते हैं कि एक्टिंग से बंदा एकदम से नीचे आके लगता है, तो फिर भी आपको एक्टिंग का शौक है, और आप कौन सा रोल प्ले करना आपको आप चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है? अच्छा, बेसिकली ये शौक बचपन से ही है, और बस बचपन से ये शौक था और अभी तक है। ये ऐसे शौक है जो उतरता नहीं, क्योंकि मेरे जितने भी शौक होते हैं वो मैं थोड़े दिनों में उतर जाते हैं। जिस तरीके से मैं अगर आपको बताऊं कि ध्यान स्कूल से पहले, क्योंकि लास्ट कोर्स मैंने किया था कोडिंग का, तो कोडिंग का शौक चढ़ा हुआ था। तो मैंने जैसे ज्वाइन किया तो अपने नाम के साथ वेब डेवलपर लगा लिया। फिर उसके बाद जब वो उतरा तो डिजिटल मार्केटिंग का चढ़ गया शौक, वो अभी तक है। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग लगा लिया। फिर सर रियान ने कहा कि नहीं, नाम चेंज करो। फिर मैंने एंडिंग वाला लगा दिया। एंड ये मैंने इसलिए सोच के लगाया था कि भाई बंदा किसी भी फील्ड में जाए, उसको करनी तो ऑल एट द एंड वो ही है, अर्निंग करनी है, अर्न करना है। और फिर एक मैंने इसके हवाले से एक मकसद भी बना लिया जो सर रिहान का भी है, कि हर बच्चा, हर पाकिस्तानी कमाए कम से कम 1 लाख माना। तो मैंने इसका भी ये भी मकसद बना लिया कि मैं लोगों को टीच कर सकूं कि भाई किस तरीके से अर्न कर सकते हैं, उनको अर्न करवाऊं, 1 लाख से ऊपर कराऊं। लाइक क्योंकि जो सर का विजन है वो 1 लाख है, तो हमने सर के विजन को लेके आगे बढ़ना है, ना कि उसी पे रहना है। हमने आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, और पैसों में भी इजाफा करते जाना है। तो ये है एम। और बाकी एक्टिंग का जहाँ तक बात है कि कौन सा रोल प्ले करेंगे, तो मुझे फाइटिंग सीन्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसमें ज़्यादा आई थिंक विलन और हीरो का ही होता है जो फाइटिंग ज़्यादा सीन होते हैं, तो ये दोनों करना पसंद है। और मैं अभी एक्टिंग की अगर बात करूँ तो मैंने अभी लाइक एक वीडियो बनाई थी, और लाइक मुझे थोड़ा सा अपने आप पे वो होता है प्राउड के वो एक सर रिहान ने वीडियो भेजी थी कुछ अर्सा पहले कि कौन इसकी कॉपी बनाएगा। तो मैंने वीडियो बनाई थी वो एक सेम डबिंग कॉपी के साथ। ऑल दो वो थी 21 सेकेंड की, लेकिन मुझे लगे उस पर 2.5 घंटे उसको एक रियलिस्टिक लुक देने के लिए। 21 सेकेंड की वीडियो पे मैंने 2.5 घंटे लगाए रियलिस्टिक लुक देने के लिए। तो फिर हुआ ये कि सर रिहान को पसंद भी आई, सर रिहान ने अप्रिशिएट भी किया, उसको ग्रुप में भी डाला। और उसके बाद मुझे सर रिहान ने कहा कि आप ओरिजिनल वॉइस में बनाओ। मैंने इससे पहले कभी ओरिजिनल नहीं बनाई, और सर रिहान ने बहुत ज़्यादा इसमें लाइक, सर रिहान ने जब ये बात बोली कि आप बना सकते हो, आप कर कर सकते हो, कोई भी इम्पॉसिबल काम नहीं, तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर ऑल तो मैंने बनाई बहुत लेट, लेकिन बना के सर को भेजी, जिसमें मैंने डबल वॉइस
की थी, और वॉइस चेंज थी मेरी। दो दो बंदों का रोल मैंने एक अकेले ने प्ले किया था, और दोनों में बिल्कुल लुक भी चेंज, और जिधर मैंने बनाई वो एरिया भी चेंज, वॉइस भी चेंज। तो इस वजह से। और फिर उसके बाद अभी मैं रिसेंटली कराची गया 2 हफ्ते पहले। तो वहाँ जो कुरंगी कैंपस है, वहाँ सर रेहान ने कहा कि बच्चों को सिखाएं, वही सेम मुझे वीडियो चाहिए डबिंग के साथ। तो फिर उन बच्चों को मैंने बनवाई कुरंगी में, जो कि रेहान स्कूल का सबसे बड़ा कैंपस है। तो वहाँ बनवाई। तो या बस एक्टिंग का शौक है। अच्छा, तो ये बताएं कि इसके अलावा आपके क्या शौक हैं, और आपने पोइट्री। रेहान स्कूल से क्या कुछ सीखा है, ये भी जरा बता दें। जी जी, मेरे शौक जो हैं वो पोइट्री है। लाइक ये भी शौक है और अभी तक है, लेकिन बस अब टाइम नहीं मिलता। कंटेंट क्रिएटिंग है, कंटेंट क्रिएट भी कर चुका हूँ, पोइट्री भी कर चुका हूँ, और ये सब मैं आज से 2 साल पहले कर चुका हूँ। और उसके अलावा एक और शौक भी है, लेकिन अब वो इतना कुछ हॉबी लाइक रही नहीं है। तो वो बैडमिंटन था, और है कब टाइम नहीं मिलता क्योंकि तो खेलने में नहीं आ रहा। अभी रमज़ानों में मैंने ऑल तो 15-20 मिनट खेला है रात में, लेकिन क्योंकि अब प्रैक्टिस नहीं रही है तो इतना अच्छा मैं नहीं खेल पा रहा हूँ। तो बस ये कुछ छोटे मोटे शौक थे। अच्छा, ये बताएं अब्दुल रहमान के, आपको एक्टिंग का जो कि शौक है, तो आप क्या चाहते हैं कि आप इसी एक्टिंग की फील्ड में आगे जाएं, चूंकि आपने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, खुद भी आपने वीडियोस बनाई हैं। तो आप अपने देखने वालों को क्या कहेंगे कि उन वीडियोस के जरिए आपने कोई पैगाम दिया है, या कोई किसी तरीके का, मतलब आपने जस्ट बस एक शौक था तो उसको पूरा किया है। नहीं, मैंने शौक भी पूरा किया है, और मेरी कोशिश होती थी कि मैं फनी बनाऊं, क्योंकि देखें लोग, जब लोग देखें तो लाइक, क्योंकि जो लोग होते हैं वो डिप्रेस्ड भी होते हैं, टेंशन में भी होते हैं, पीछे परेशान होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो जब वो कोई वीडियो देखें तो ऑटोमेटिक वो खुश हों, हंसी आए उनको। तो मेरी ये कोशिश थी कि थोड़ा लोग जो हैं थोड़ा सा खुश हो जाएं, उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाए। तो मैं इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए बनाई। फिर कुछ मैंने पैगाम वाली भी बनाई। तो ये दोनों चीज़ें मैंने बनाई, लेकिन ज़्यादातर फ़नी बनाई, ताकि क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं वो, उसमें ज़्यादातर लोग खुश नहीं बल्कि डिप्रेस्ड है। तो फिर मैंने उसको मद्देनज़र रखते हुए फ़नी बहुत ज़्यादा बनाता हूँ। और आजकल वो भी मैंने स्टॉप कर रही है, क्योंकि टाइम अब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता मुझे कि ये मैं बना सकूँ। स्टॉप इस सेंस में कि मैं कि अब मैं टेम्पलेट्स बनाता हूँ। टेम्पलेट्स में मुझे 2 मिनट लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो अगर मैं बनाऊँ तो वीडियो में मुझे 2 घंटे, 1 घंटा 18 सेकंड की वीडियो पे लग जाता है उसको रियल लुक देने के लिए। ऑल तो मैं बना तो सकता हूँ उसको 18 सेकंड को 18 सेकंड में, लेकिन रियलिस्टिक लुक ही नहीं आएगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि पीछे जो है, ऐसा लगेगा ही नहीं कि लाइक मैं इस तरीके से बनाता हूँ कि जो बंदा बोल रहा है उसके साथ वॉइस मैच करता हूँ। कब अगर भारी बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, तो वो फिर लाइक होती तो डबिंग है, ऐसा लगता है कि मैं ही बोल रहा हूँ जब वो एट दी एंड बन के चुकती है। मैं ऐसी भी बना सकता हूँ कि मैं पहले बोल लूँ, बीच में अजीब सी बन जाती है वो। तो बस इस वजह से टाइम लगता है मुझे। सही। अच्छा, अब्दुल रहमान, मुझे ये बताएं कि आप ने कहा कि कंटेंट राइटिंग भी आपने सीखी है और बहुत कुछ सीखा हुआ है, तो शायरी का आपको शौक था, तो पोइट्री का किसकी बुक्स आप पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं, पोइट्री की? और ये बताएं कि कौन सी पोइट्री, और कुछ हमें भी सुनाए अपना कलाम, अगर आपने खुद से भी जनरेट किया है तो। मैं करता है सारा खुद ही। मैं शेर जो है ना कॉपी पसंद नहीं है मुझे करना। तो अच्छा, मैंने इकबाल की, मुझे पसंद है शायरी पढ़ना। तो खैर, अभी मैं आपको थोड़ा सा सुना भी देता हूँ जो मैंने लिखा था, ज़माने पे था। तो वो भी आज से ढाई, तकरीबन 2.5 साल पहले मैंने लिखा है। और वो था, ना ज़माना करे हमको याद, ना हम करें ज़माने को याद, मिट जाएगी ज़माने से हस्ती, ना करे कोई मुर्दों को याद। पढ़ते थे लोग जिसके कसीदे, आज ना पढ़ते हैं फातिहा। ज़िंदगी भी क्या खूब है, पानी की एक बूंद है,
सही कहते थे सभी, नहीं रुकता है ज़माना कभी, देखे थे बड़े-बड़े ताराए दरबार, ना रहा तारा, ना रहा दरबार। ये उसकी छोटी-सी जबरदस्त, लाइन्स हैं कुछ। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी लगी है मुझे। और ये बताएं कि आप जो कंटेंट राइटिंग का आपको शौक है, इसके अलावा तो उसमें क्या होता है, मुझे तो नहीं पता, थोड़ा सा मुझे भी गाइड कर दें और अपने देखने वालों को भी गाइड कर दें कि वो क्या है, कैसे करते हैं। ओके, सो बेसिकली होता ये है कि कंटेंट क्रिएटिंग लाइक इस तरीके से भी हो, इसमें 2 तरीके हैं, या तो बंदा खुद लिखता तो वो खुद ही है ना, अपने ज़हन से। वो उससे पहले उस पे अच्छी खासी रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने के बाद फिर वो एज़ अ चैप्टर, एज़ अ नॉवेल उसको लिखता है, या हाँ, ये 2 चीज़ें हैं, इसकी सूरत में उसको लिख देता है, एज़ अ स्टोरी लिख देते हैं। तो मैंने जो ज़्यादा मेरा काम है इस फ़ील्ड में, वो मैंने लिख जो ज़्यादा लिखा है वो लिखा है 3 ही उस पे लिखा है, और उसपे मैंने लाइक बहुत सारी रिसर्च करने के बाद जाके कुछ चीज़ें लिख पाया। मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी चीज़ों को निकालूँ जो कि लोग बहुत कम जानते हैं। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मैंने लिखा, वो उनके जो बेटे थे 4, उनके ऊपर लिखा, और हाम, साम, याफिस, ये 3 बेटे थे जिनसे आज पूरी नस्ल चल रही है, जितने भी हैं। एक बेटा उनका एशिया में आ गए, एक बेटा यूरोप यूरोप में बस गए, आबाद हो गए। क्योंकि देखिए जब वो पूरा सीन होता है कि लाइक हज़रत नूह लेके चलते हैं आगे, तो उसमें उनके 3 बेटे होते हैं, पीछे अज़ाब आ जाता है, सब तबाह हो जाती है, सब कुछ मिट जाता है। तो वही फिर आगे जो नस्ल चलती है वो फिर उन्हीं से चलती है, उनके बेटों से। तो खैर, अभी इस टाइप की मैं चीज़ें निकालता हूँ कि अ, जो लोग बहुत कम जानते हैं दीनी चीज़ें, तो मेरी कोशिश होती है वो चीज़ें मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढूँ, उस पे रिसर्च करूँ, और फिर आगे उसको एज अ कंटेंट अपने जहन से रिसर्च करने के बाद जो मैंने पढ़ा उसको एक फॉर्म दे दूँ, या तो एक नॉवेल की या चैप्टर की फॉर्म दे दूँ। तो पढ़ा मैंने बहुत कुछ, लिखा मैंने 2 से 3 सफ़े, लेकिन वो जो लिखा है उसमें बेसिक चीज़ें हैं, और इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ इस बारे में कि कुछ और चैप्टर्स लिख के इसको एक बुक की शेप दे दी जाए। लाइक छोटी सी बुक होती है, स्टोरी टाइप बुक, जिसमें कुछ 20-40 सफ़े होते हैं, उसकी शेप दे दी जाए इसको। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे आजकल के दौर में तो दीन की बहुत कमी है, लोगों को दीन का इतना नहीं पता। तो आप इस तरह करें कि वाकई ये बहुत अच्छा काम है आप करें, और ताकि हम लोगों को भी फायदा हो, हम लोग भी इस चीज को से मुस्तफीद हों। अच्छा अब्दुल रहमान, मुझे ये बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया है रेहान स्कूल में, और क्या कुछ आपने सीख लिया है। अच्छा, मुझे रेहान स्कूल में तकरीबन 6 महीने हुए, और उसमें मेरे पास अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाई, जिसमें पहले ही मंथ में लास्ट में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नाइट शिफ्ट में मैं आके डॉक्यूमेंट्री सिखाई मैंने, हाउ टू मेक फेसलेस वीडियोस। उसके बाद दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये जो टीचर इंस्टीट्यूट है, रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट, उस वक्त इसकी शुरुआत हुई हुई थी। तो जब ऑनलाइन शुरुआत हुई इस चीज़ की, तो इसमें पहले बैच में मैं एज अ मैं सिखाने के लिए गया, और पूरा वो एक बैच में मैंने भी सिखाया, हिस्सा लिया, और अल्लाह ने ये भी अपॉर्चुनिटी दिलवाई। उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि लाइक उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी मिली, इस तरीके से मुझे इतनी सारी याद नहीं है। फिर अपॉर्चुनिटी अपनी क्लास में मिलती है कि डिफरेंट अकाउंट्स बच्चों के बनवाए, फिर एक और उसी क्लास के अंदर रहते हुए अपॉर्चुनिटी ये मिलती है कि लाइक 2 महीने में मैंने लाइक क्लास को भी देखा एज अ मॉनिटर, एज लाइक, फिर मैंने क्लास को, उसके बाद एक और अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें पहले मैंने कोडिंग सीख ली, तो वो अपॉर्चुनिटी थी बुक 1 को लीड करना, मेन लीड करना। तो उसको अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं दूसरा बैच है मेरा, जो कि मैं जिसमें मैं लीड कर रहा हूँ। तो ये भी बिल्कुल एंड पे है, इसके बाद थर्ड बैच आने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मिली। उसके बाद अभी एक और मिली, जिसमें गोल्डन क्लब, आई थिंक आपको पता होगा,
के रिहान स्कूल गोल्डन क्लब, इसमें भी मैं तकरीबन 1 हफ्ते से मंडे वाले दिन, इसमें भी रिसेंटली अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो अभी इसमें भी अटैच्ड हूँ। और उसके बाद लाइक जिसकी मैं सब बोलने का इतनी सारी बताने का मकसद ये है कि जिसकी नीयत अच्छी हो ना, इंसान जिस इंसान की, उसको फिर अल्लाह खुद ब खुद उसको काम दिलवाता जाता है। बेशक तो बेशक। मेरी नीयत सिखाने की थी शुरू से और है, तो बस उस नीयत से मैंने स्टार्ट किया था। तो उस पे फिर मुझे एक के बाद एक अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी देना स्टार्ट कर दी। और अभी अर्निंग अकेडमी से पहले हमारा अर्निंग चैलेंज हुआ था, तो जिस हमारे जितने भी ऑनलाइन अकेडमी के बच्चे हैं, उनमें से टॉप 10 आए थे, और उनमें से भी जिन्होंने अर्निंग की थी वो टॉप 6 थे। उन टॉप 6 में मैं भी था, मेरा भी नाम था। माशाल्लाह। तो अभी उस चैलेंज के बाद हम 3 लोग इधर ऐसे हैं जो कि समझ लें मेंटोर समझ लें अर्निंग एकेडमी में, जिसमें फबा भी हैं, मारिया भी है, और हम तीनों ने भी अर्निंग की थी, और भी बहुत सारे बच्चे और भी लोग हैं एज अ मेंटोर। तो इधर भी एक छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी मिली गई, कुछ ना कुछ सिखा ही देते हैं। तो वो अल्लाह का इसमें भी बहुत शुक्र है। और एक अभी इंटर्नशिप एक और भी है, जो कि पाकिस्तानी अमेरिकन के साथ है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि चलती जाती हैं, मिलती ही रहती हैं। सो दैट्स बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। अब्दुल रहमान, मुझे ये ज़रा बताएं कि आपने अर्निंग कैसे स्टार्ट की, कहाँ से स्टार्ट की, और कितनी आपको फर्स्ट फर्स्ट अर्निंग आपकी कितनी हुई? अच्छा। मैंने बेसिकली स्टार्टअप किया अर्निंग चैलेंज से। और इसको करने के लिए जो मैंने तरीक़ेकार अपनाए, उसमें सबसे पहले मैंने लगाई पोस्ट बना के बूस्ट की, और उसके बाद ऐड चलाई। फिर उसके बाद मैंने वीडियो ऐड चलाई। अच्छा, अच्छा, ये जो पोस्ट थी इसमें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाते बेसिकली। तो जो एड्स होती हैं, वीडियो एड्स, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, और आता भी है लोगों का, क्योंकि उसमें जो है लोग, बच्चा अगर कोई भी बंदा है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, लाइक, लेकिन ज़्यादा लंबी ऐड ना हो। ऐड होनी चाहिए 50 सेकंड या उससे भी कम की ऐड कोशिश करें, 30 सेकंड से ज़्यादा की ऐड ना हो। तो वो मैंने बोला, और मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं लिखवाई। एट अ टाइम मेरे जो जहन में आया मैंने बोला उससे रिलेटेड। तो वो उधर से मैंने पहली अर्निंग स्टार्ट की, वहाँ से एक क्लाइंट क्लोज हुआ, और उनको मैंने सिखाया। तो वहाँ से मैंने अर्निंग स्टार्ट की। बेसिकली फेसबुक पे एड्स चलाता रहा, और मुझे ये नहीं था कि कोई मिले ना मिले। मेरी उस चैलेंज का बेसिक मकसद ये था, अर्निंग चैलेंज का, कि हमें टीम वर्क आए, जो कि पाकिस्तान में बेहद कमी है जिस चीज़ की। पाकिस्तान में टीम वर्क है ही नहीं। तो हमारा उस चैलेंज का जो मकसद था वो यही था कि सब, क्योंकि एक हम टीम की तरीके से काम कर रहे थे, और ये मकसद था हमारा कि टीम वर्क आना चाहिए। तो इस पे मुझे वो मसला नहीं था कि अर्निंग कुछ हो ना हो, वो खैर थी। लेकिन बस नीयत अच्छी थी, तो अल्लाह ने ये भी काम करा दिया, अर्न भी किया। और फिर उसके बाद कोडिंग के अंदर मैंने कोडिंग सिखाई थी। कोडिंग बुक वो 1 और 6 आई थिंक, वो सिखाई। उसके बाद फिर मैंने लाइक वो ख़त्म हुई, फिर अभी मैं इधर अर्निंग एकेडमी में हूँ। सही, माशाल्लाह। अच्छा, अब्दुल रहमान, मैं उमूमन आपके फादर को भी देखती रहती हूँ फेसबुक पे, वो भी कोई इस तरह के टास्क वगैरह मुझे लगता है करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो रेहान स्कूल का हिस्सा कैसे हैं? वो लाइक असल में मेरा एक चीज़ थोड़ी सी बुरी भी है, खामी भी है, कि फॉलो, क्योंकि बाबा मुझसे फॉलो अप लेते रहते हैं, तभी मैं इतना एक्टिव हूँ, वरना मैं भी कोई इतना लाइक एक्टिव नहीं होता। तो फॉलो अप की वजह से ही वो आए थे, और उनकी भी कोशिश थी कि कुछ ना कुछ सीखे। और उनका शुरू से ये रहा है कि लाइक वो इस चीज़ में नहीं, बाज लोग ये करते हैं ना कि बाज लोग सोचते हैं कि हैं बच्चे से सीखें, बच्चा क्या ही हमें सिखाएगा, जो बड़े होते हैं। लेकिन मेरे पापा का शुरू से यही रहा है कि बच्चों से भी सीखें, क्योंकि हाँ, बच्चों से ही असल सीखने को मिलता है ज़्यादा चीज़ें। ऐसा ही है, बिल्कुल। और जो दिन भर की थकान होती है वो भी उतर जाती है। कुछ बीच में बच्चे कुछ ऐसी भी बात कर देते हैं जिससे ऑटोमेटिकली हंसी आ जाती है। तो बिल्कुल बस ऐसा ही उनका है। ये था।
तो वो इस नियत से आए थे। फिर उसके बाद वो एज अ पेरेंट काउंसलर बने। फिर पेरेंट काउंसलर बनने के बाद उन्होंने लाइक बहुत सारे डिफरेंट पेरेंट्स के साथ इंटरव्यूज किए, उनको चीज़ें गाइड की जगह जगह पे। और वो ना सिर्फ पेरेंट्स को गाइड करते हैं, वो बच्चों को भी लाइक वो हर सेशन देख रहे होते हैं, वो आप देख सकते हैं उनको। वो आपको कभी कभी ऑनलाइन अकेडमी की मॉर्निंग शिफ्ट में भी मिलेंगे, कभी फाउंडेशन लेवल में भी मिलेंगे। हर क्योंकि वो हर जगह देख रहे होते हैं कि कहीं जिधर भी किसी की गलती हो तो वो वहाँ एंटर करते हैं क्लास में, और उसको गाइड करके अपना काम करके उसको समझा के, क्योंकि इंसान समझा ही सकता है ना, तो वो समझा के वापस से आउट हो जाते हैं। तो बस ये चीज़ें हैं जो वो कर रहे होते हैं रेहान स्कूल में। माशाल्लाह, इससे तो आपको भी काफी सीखने को मिल रहा होगा। अब्दुर्रहमान, मुझे ये बताएं कि आपने अपने नाम के साथ अर्निंग वाला क्यों लगाया? जैसे मैंने बताया कि सर रेहान ने मुझे कहा था, क्योंकि मुझे लाइक मैंने डिजिटल मार्केटिंग वाला लगाया हुआ था, और सर रेहान ने कहा नाम चेंज करो। अब जब नाम चेंज करने का कहा तो मेरी अर्निंग चैलेंज चल रहा था। तो उस वक्त तो मुझे ये इसका मेन मकसद ही नहीं पता था ना कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। फ़ायदे तो बाद में पता चलना स्टार्ट हुए कि मैं इसमें लोगों का ये मकसद आगे लेके जा सकता हूँ, सर रिहान का मकसद लेके जा सकता हूँ आगे, कि अर्न करवाऊँ लोगों को। तो खैर उस वक्त मकसद नहीं पता था, बस लगा दिया। तो जब लगाया अर्निंग वाला, तो उस वक्त मेरा अर्निंग चैलेंज चल रहा था, और अर्निंग चैलेंज एंड पे था। उसके साथ मेरी अर्निंग जो अर्निंग एकेडमी है उसमें जो हम पहले जो बच्चे ऐड हुए थे उसमें 3 बच्चे थे सबसे पहले। उसमें मैं था, फबा थी, मारिया थी। हम 3 लोग ऐड हुए थे सबसे पहले। अच्छा, इसमें सिर्फ ये नहीं था अर्निंग अकेडमी में कि सिर्फ जिन्होंने पैसे अर्न किए वो ऐड होंगे। इसमें ये तो था ही नहीं ना, पुराना हिसाब किताब गया। जो अर्निंग चैलेंज था वो अलग था। ये अकेडमी में जो मेन चीज़ें थी वो ये थी कि बच्चे के ओसोजीज 70 कंप्लीट, टास्क की कुछ लिमिटेशन थी वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो वो लिमिटेशन मेरी तकरीबन कंप्लीट थी, सारी कंप्लीट थी, उससे बल्कि ज़्यादा ही था। और अभी तक ऑनलाइन एकेडमी में आई थिंक मैं एक ही हूँ जिसने ओसोजीज में 100 ओसोजीज बनाई है। तो उसके अच्छा। अलावा हाँ, तो उसमें ये चीज़ें थी। तो खैर फिर मैं इधर इधर भी मेरा जब नाम आ गया तो मैंने सोचा यार अर्निंग वाला लगा लेते हैं। एकेडमी में भी नाम आ गया पहले बैच में, इधर उधर भी चैलेंज में भी कुछ ना कुछ अर्न कर लिया। तो लगाया, जब लगा लिया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके मेन चीज़ें अब समझ में आने लगी कि क्या क्या मैं इसमें कर सकता हूँ। और फिर ये भी समझ आ गया कि हर जगह बंदा जाता है पैसे कमाने के लिए, ऑल्दो वो लोगों की हेल्प भी करता है, लेकिन उसका मेन मकसद तो यही होगा ना, वो पैसा भी कमाए, हेल्प भी करे, एंजॉय भी करे। तो पैसा के बगैर तो काम भी नहीं करता इंसान आजकल। तो बस फिर अर्निंग वाला लगाया। सही अब्दुर्रहमान, मेरे ख्याल से हमने आपका बहुत टाइम ले लिया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने का। यकीन करें, मुझे बड़ी खुशी थी कि आपकी तरफ से मुझे मैसेज आया इंटरव्यू का। तो मुझे खुशी बहुत हुई है। आपके जितना मेरा बेटा भी है, इस वजह से भी ज्यादा खुशी हुई थी। और माशाल्लाह से आप काफी आगे जा चुके हैं, इसलिए मुझे ज्यादा खुशी होती है। आप मेरी फ्रेंड लिस्ट में भी हैं, इसलिए भी मुझे खुशी थी। तो अब्दुर्रहमान, आपका बहुत शुक्रिया। आप आए, हमें टाइम दिया, अपनी माशाल्लाह से बहुत अच्छी आपने लाइफ जर्नी हमसे शेयर की है, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए हैं। तो अब्दुर्रहमान, आप लास्ट में हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, पैगाम मैं उनको ये देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में बहुत सारी जगहों पे लाइक ऐसा भी होता है कि आप अटक जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इंसान को। और उसकी एक छोटी सी एग्जांपल यही ले लें कि लाइक अगर मैं बात करूँ कि आजकल का जो हालात है कि वालिदैन जिन्होंने हमें शुरू से पाला, ठीक है, हम गुस्से में आके पता नहीं उनको क्या क्या बोल जाते हैं। ऑल्दो ये बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या वो हम हिम्मत हार के बैठ जाते हैं? क्या वो हमें छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते ना। वो हमारे साथ फिर भी खड़े होते हैं और हमें जगह बिल्कुल। जगह सपोर्ट कर रहे होते हैं। ऑल्दो हम डेली की बुनियाद पे भी उनसे कभी मिसबिहेव भी कर जाते हैं, कभी क्या कभी क्या, लेकिन वो एक तो छोड़ते भी नहीं कि यार जब ये इज्जत भी नहीं कर रहा है, ये मतलब बदतमीजी कर रहा है, और मैंने लाइक इतना बड़ा हुआ इसको मैंने चलना सिखाया। तो जब वो नहीं छोड़ते हिम्मत, वो कोशिश करते रहते हैं कि ये बच्चा एक अच्छा इंसान बने, अच्छा इंसान बनाने के लिए कोशिश करते रहते हैं।
तो बिल्कुल फिर ऐसे ही है। हम किस तरीके से हिम्मत हार सकते हैं। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और दूसरी चीज़, जो आपने अपनी लाइफ में करना है वो करें। ऑल दो आपको परेशानियां बहुत ज़्यादा आएंगी। आपको देखिए, जब भी इंसान अपना गोल अचीव करने के शुरुआत पे होता है तब भी उसको परेशानियां आती हैं। और इसके आप एग्जाम्पल यहाँ से ले सकते हैं कि नर्सरी में जब स्कूल स्टार्टअप होता है, डिग्री लेने का पहला मरहला स्टार्ट होता है, जॉब लेने का पहला मरहला स्टार्ट होता है। नर्सरी जब स्टार्ट होती है तो बच्चा जाता नहीं है स्कूल, रो रहा होता है, परेशान होता है, क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं स्कूल। तो वो स्टेप उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वो स्टेप बिल्कुल। पहला स्टेप था, वो स्टेप मुश्किल था, उसने रख दिया और कैसे भी किया, बस कर लिया उसने, वो स्टेप पूरा किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 3 4 5 6 इस तरीके से वो पहुंचा यूनिवर्सिटी के सेकेंड लास्ट सेमेस्टर तक। अब हम्म। बारी आती है लास्ट सेमेस्टर की, और लास्ट सेमेस्टर के पेपर्स देने। और अब उसको ये टेंशन हो जाती है कि यार लास्ट कदम है मेरा अपनी कामयाबी की तरफ, डिग्री लेने की तरफ। अगर मैं फेल हो गया कि मैं क्या करूँगा, और लोग कह रहे होते हैं फेल नहीं होना, काफ़ी टेंशन होती है उसके पास। तो लास्ट स्टेप भी उसके लिए मुश्किल होता है कि यार फेल सही हो है। गया, क्या होगा, ये हो गया, वो हो गया। तो वो हिम और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो हिम्मत हार के कभी या तो खुदकुशी कर लेंगे या अपने आप को कुछ नुकसान पहुंचा लेते हैं। तो ऐसे ही है बिल्कुल। पहला और लास्ट कदम बहुत मुश्किल है, और बीच के कदम भी मुश्किल होते हैं लेकिन इतने नहीं होते जितना पहला और लास्ट कदम होता है। तो ऐसा ही होता यस। है कि आप का जो गोल है उसमें पहला कदम आपको मुश्किल लगेगा, ठीक है। हम्म। आप आगे बढ़ रहे होंगे ना, क्योंकि आपने कुछ सीखा नहीं, आप समझेंगे कि मैं ये कर नहीं सकता। जब आप वो बिल्कुल। कदम रखेंगे, जब आप सीख चुके होंगे, जब आपका लास्ट मरहला होगा, बिल्कुल लास्ट पे आप कोई चीज ढूंढने के लिए जाएंगे। जिस तरीके से मैं अभी बताता हूँ, मैंने टिकटॉक स्टार्ट की थी। उस पे शुरुआत में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि नहीं कर सकते तुम, क्या मैं हिम्मत, मेरे पास उस वक्त दो चांस थे। या तो मैं हिम्मत हार के बैठ जाता एक कोने पे, अपना शौक छोड़ देता, एक्टिंग को छोड़ देता। दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं उन कमेंट्स को अपने दिमाग से निकाल के आगे बढ़ता रहता, आगे बढ़ता बढ़ता रहता। तो मैंने दूसरा ऑप्शन चुना कि मैं अब आगे बढ़ना है, और कमेंट्स को भगाओ, कमेंट्स को छोड़ो। क्योंकि इसके पीछे अगर मैं बैठा तो मुझे पता था कि यार ये कमेंट्स जो है ना जिंदगी तबाह कर देते हैं लोगों की। बहुत से ऐसे लोग देखे जिन्होंने खाली इन कमेंट्स की वजह से खुदकुशियां कर ली। तो हमें स्ट्रांग बनना चाहिए, ना कि इस टाइप के कि खुदकुशी कर ले, ये हो जाए, वो हो जाए। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। तो खैर, आपकी आपकी फील्ड में भी ऐसे बहुत से होंगे जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, और मेन यही लोग आपको फायदा पहुंचा के जाते हैं। क्योंकि आपको यही ऐसे लोग होते हैं जो कि आपके शुरुआत में आपको स्ट्रांग बना रहे होते हैं। आप जब वो कमेंट से आपको स्ट्रांग बनाते हैं, और ऐसे जब आप वो कमेंट फेस करते हैं ना, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी। आपने उनके कमेंट्स का ना उनको रिप्लाई देना है। आपने रिप्लाई कैसे देना है, आपने अचीव करके उनसे बड़ी पोस्ट पे बैठ के, जो आपसे पुराने लोग हैं ना वो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देने चाहेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि वही हमेशा रहें जब तक, अनटिल डेथ तक वो रहें आगे। तो वो आपको नेगेटिव कमेंट्स करते रहेंगे। इनफैक्ट आपके घर में भी ऐसे बहुत से होंगे, खानदान में भी, जो आपको कमेंट्स करेंगे कि तू नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो आप उनको रिप्लाई ना दें। उनको रिप्लाई कैसे देना है, आप उनसे बड़ी पोस्ट लेके बैठे और उनको तब वो ऑटोमेटिक उनको रिप्लाई मिल जाएगा कि कौन नहीं कर सकता। तो एक तो वो आपको स्ट्रांग बना रहे, तो उनके कमेंट्स पे माइंड ना करें, खैर है, उनको रिप्लाई भी ना करें, आप अपने काम करते रहें। तो पहला और लास्ट कदम मुश्किल है, उसके बाद कामयाबी आपकी मुंतजर है। तो बस यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सही कहा अब्दुर्रहमान आपने। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका पैगाम, और आई थिंक देखने वालों को भी पैगाम अच्छा लगा होगा, क्योंकि वाकई ऐसा, ये एक ऐसा दौर है कि अगर अच्छे काम की तरफ जा रहे हो आप, तो कोई भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, बल्कि उसमें भी कीड़े निकालेंगे और उसपे भी तू तकार वाला सिस्टम चलेगा। तो अगर बुरा काम कर रहे हो तो उसमें तो आपको हर इतनी अप्रिसिएशन मिलेगी कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो थैंक यू अब्दुल रहमान अगेन, आपने हमें अपना टाइम दिया। तो सो व्यूअर्स, दिस इज आवर इंटरव्यू। हम मिलते हैं एक नए इंटरव्यू के साथ, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।